Thanks a lot for staying with CNN News 18. We're getting you the latest on the Nepal situation, which is spiraling out of control as it seems. Widespread protests continuing despite the fact that the government withdrew all of its notifications of regulations over social media and messaging apps, which means that the bans that came into effect have been lifted. But 3 senior ministers in the Nepalese cabinet have resigned. The unrest shows no signs of easing. Top government sources are blaming foreign NGOs for fueling the protests, which they say are driven by multiple factors. There are rumors of Prime Minister Oli's possible resignation, but sources close to him insist that he will stay, saying resignation is not the solution. They emphasize that past efforts have been made to manage the crisis and Oli won't allow external forces to install a favorable government. Meanwhile, India has called for restraint and have issued advisory for Indian nationals in Nepal. Ritesh Tripathi is a senior journalist from Kathmandu joining us live. Ritesh, the situation politically seems to be spiraling out of control. Do you feel this government could be in danger? सरकार की सुरक्षा के बात तो बाद में है। अभी जो आक्रोश लोगों में दिख रहा है वो काफी ज्यादा है, क्योंकि कल का जो घटना हुआ है वो भयावह था और लोगों के साथ जो ज्यादती हुआ है, खास करके जो बच्चे उसमें भाग ले रहे थे उनके साथ, वो लोग निहत्थे थे बच्चे और शांतिपूर्ण ढंग से अपना बात रख रहे थे, प्रदर्शन कर रहे थे, उनको अंधाधुंध गोली मार दिया गया और 19 लोग उसमें जान चला गया। इसको लेकर अब जो है ये आंदोलन जेनजी का नहीं रहा और एक तो विषय इसमें आ रहा है कि सोशल मीडिया को बैन कर लेके इसको ये प्रोटेस्ट शुरू हो, ऐसा नहीं है। नेपाल में जो है यहाँ के लोग रोजगारी नहीं होने की वजह से बाहर जाना पड़ता है काम करने के लिए और युवा का पलायन का एक बहुत बड़ा सिलसिला है। वैसे ही यहाँ पे भ्रष्टाचार काफी ज्यादा है। इस तरह के मुद्दों को लेके जो है लोगों में आक्रोश है, उसका यह प्रस्फुटन है। सोशल मीडिया तो एक तो इमीडिएट कॉज रहा, उसका कोई खास महत्व नहीं रखता। मुख्य विषय है कि सरकार जो है भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रही है, ऐसा लोगों का मानना है और मंत्री लोग जो है वो लोग अपने डिपार्टमेंटल जो उन लोग का सेक्टर है उसको हैंडल ठीक से नहीं कर पा रहे हैं और उसमें करप्शन का मात्रा बढ़ गया है, यह लोगों का मानना है। तो अगर ये करप्शन और गवर्नेंस इश्यूज ही रीजन है, सोशल मीडिया बैन एक तरह से ट्रिगर रहा है इस प्रोटेस्ट के लिए, तो ये पूछना भी लाजमी है कि ये अभी क्यों हो रहा है प्रोटेस्ट? करप्शन और गवर्नेंस इश्यूज का जो गुस्सा है वो अभी क्यों निकल रहा है? ऐसा क्या हुआ पिछले दिनों में कि इतने मैसिव प्रोटेस्ट प्लान हो रहे हैं? नहीं, ऐसा ये जो असंतोष है ये लोग किसी न किसी बैनर को लोग खोज रहे हैं। जैसे कि इससे पहले राजावादी का जो आंदोलन हुआ था उसमें भी आम लोग जुड़ गए थे, जिसको खास करके राजावादी दलों से कोई मतलब नहीं है, फिर भी लोग आ गए थे सड़क पे, क्योंकि लोगों के अंदर एक तो सस्टेनेबल रीजन है कि हाँ सरकार गलत कर रही है, सरकार हमारी सुनवाई नहीं कर रही है और देश को सही दिशा नहीं दे पा रही है। नेपाल जो है करीब करीब 2 दशक का सशस्त्र द्वंद्व से गुजरा हुआ है और द्वंद्व के बाद जो है उसका बाद का जो लगभग 7-8 वर्ष का पीरियड रहा वो कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग का रहा। तो अब तो कॉन्स्टिट्यूशन बन चुका, कॉन्स्टिट्यूशन बना हुआ भी 10 साल हो गया और 10 साल में जो स्टेबिलिटी आना चाहिए था, जो आर्थिक ग्रोथ होना चाहिए था, जो इम्प्लीमेंट बढ़ना चाहिए था, वो कुछ नहीं हो पाया है। सरकारें नहीं टिक पा रही है, सरकारें जो है आपका क्या कहते हैं संयुक्त सरकार बनता है और 1 साल भी पूरा नहीं कर पाता है, कभी यह अवस्था होता है। हालांकि पिछला सरकार तो 1 साल पूरा कर चुका है, इसका आयु है और बहुत सारा अननेचुरल पॉलिटिकल प्रैक्टिसेस हो रहे हैं नेपाल में। जैसे कि नेपाल का पहला दल जो सबसे बड़ा सदन का दल है वह और जो प्रमुख प्रतिपक्षी है, दोनों साथ में मिलकर गवर्नमेंट चला रहे हैं, ये कहीं नहीं होता है। तो इस तरह का जो अननेचुरल पॉलिटिकल प्रैक्टिसेस है उसके कारण लोगों में जो है गुस्सा है। ठीक है, आपने 2 बड़ा दल मिलकर भी बनाया हुआ है तो उसका नतीजा भी दिखना चाहिए, उसका नतीजा स्वरूप आपका आर्थिक ग्रोथ दिखना चाहिए, आपका यहाँ पे स्टेबिलिटी दिखना चाहिए और थोड़ा सा फिजिकल कंस्ट्रक्शन का काम वगैरह दिखना चाहिए। कुछ नहीं हो पा रहा है और टैक्सेशन इतना हाई है, आप मुझे लगता है साउथ एशिया में सबसे अधिक से टैक्स यहाँ पे नेपाल के लोग तीर रहे हैं, जबकि यहाँ का जीडीपी ग्रोथ कोई खास नहीं है, महंगाई बढ़ रही है
रोजमर्रा की चीजों के लिए लोग को ज्यादा पैसा देना पड़ रहा है। ओके। इन सब चीजों को लेकर काफी आक्रोश है। सो और लोग इस ये बीच भी में कह क्या रहे होता हैं, रितेश जी, लोग ये भी कह रहे हैं कि आप देखें क्रोनोलॉजी, तो पाकिस्तान में पहले इलेक्टेड गवर्नमेंट को गिराया गया, बांग्लादेश में हमने देखा है कि इलेक्टेड गवर्नमेंट के अगेंस्ट प्रोटेस्ट हुए, श्रीलंका में पहले उससे हुए हैं और अब नेपाल में हो रहे हैं। तो लोग कह रहे हैं कि ये एक ऑलमोस्ट पैटर्न बन रहा है इंडियन सब हाँ, कॉन्टिनेंट में, तो उसको ऐसा लेके भी क्या विश्लेषण किया जा रहा कोई है, ऐसा कंसर्न्स है विश्लेषण किया नेपाल जा में? रहा है। जी, ऐसा विश्लेषण किया जा रहा है और इसे सतह पर देखने पे दिखता भी है। हम्म। लेकिन इसके पीछे का कारण जो है वह सिर्फ वही नहीं हो सकता है, क्योंकि ग्राउंड रियलिटी यह है कि लोगों में असंतोष है। तो असंतोष रहेगी तभी तो लोग उस पे कोई उसमें अपना दिमाग लगा पाएंगे, बाहरी तो या फिर कोई इसमें खेलने वाले लोग हों तो हम्म। असंतोष तो है, असंतोष काफी स्तर पे है और बहुआयामिक है, जिसका यह उदाहरण है। आज का सिचुएशन यह है हम्म। कि काठमांडू का हर एक चौराहा, हर एक गली में आज जो है प्रोटेस्ट हो रहा है। महिलाएं निकल पड़ी है, छोटे छोटे बच्चों को लेकर लोग महिलाएं निकल पड़ी है। और राजनीतिक दलों का जो छोटा छोटा इकाई कार्यालय है, बड़ा कार्यालय होता है और किसी पर्टिकुलर एरिया में एक कार्यालय है, वो सारा जला दिया गया है। नेकपा माले के जो अध्यक्ष है के पी शर्मा ओली और प्रधानमंत्री, उनके निवास के आगे अभी भी गोली चला है। जैसे कि मैं आपसे बात करने से पहले जुड़ रहा था, हम्म। वहां पे प्रोटेस्ट हो रहा है। पूर्व प्रधानमंत्री शेर बहादुर देवा का निवास में आग लगा दिया गया है। इसके अलावा जो गृह मंत्री हैं यहाँ के, जो राजीनामा दे चुके हैं, उनके निवास में भी आगजनी हो चुका आगजनी है। हुई जी। बड़ी दलों का पार्टी कार्यालय आंदोलनकारियों के कब्जा में है। और संसद के लोग जो है, दूसरे दल के लोग राजीनामा देने शुरू कर दिए हैं। तो एक तो बहुत बड़ा हंगामा खड़ा हो हम्म। गया है। और इसका कारण ये नहीं लगता है कि अब जैसे कि पाकिस्तान में हुआ, फिर बांग्लादेश में हुआ और यहाँ भी हो रहा है, हम्म। तो उतना तक आप ही कैसे सीमित देखते हैं कि सरकार जो एलिगेशन लगा रही है कि इसमें बाहरी फोर्सेस का हाथ है, आप उस एलिगेशन को कैसे देखते हैं? नहीं नहीं, सरकार जो है पहला उसका अपना क्लियरिफिकेशन ये रहा है कि हम लोग जो है पब्लिक एसेट्स को बचाने के लिए फोर्स का यूज किया, बल का प्रयोग किया। लेकिन वैसा नहीं है। क्या वो लोग नुकसान कर रहे थे? 4 कुर्सी टूट जाता उसमें ज्यादा नुकसान हुआ कि होता कि 19 लोग मारे गए उसमें ज्यादा नुकसान हुआ? तो ये जस्टिफाई नहीं हो पाया। तो अब नया बहाना फिर वो लोग नेक्स्ट ले आए कि इसमें घुसपैठिए आ गए, आंदोलन में अराजक तत्वों का प्रवेश हो गया, जिन्होंने आंदोलन को अराजकता की तरफ ले गए और यह माहौल बना बोल के सरकार दूसरा भाष्य यह सृजना करना चाह रही थी, वो भी नहीं स्टेबल हो पाया। तो अब कह रहे हैं कि बाहरी तत्वों का इसमें हाथ है। तो ये सारा का सारा अपना स्टेटमेंट पे लोग कायम भी नहीं रह पा रहे हैं। तो सरकार काफी कमजोर हो चुकी है। और केपी शर्मा ओली का जो प्रवृत्ति है वो थोड़ा सा तानाशाही किस्म के है। इससे पहले भी लोगों का जो जीवन का मूल्य है उसका उपहास करते आए हैं वो। चाहे 72 आज से 10 साल पहले जब मधेश आंदोलन हुआ था, तो उसमें लोग जब मारे जा रहे थे तो उन्होंने कहा था कि पेड़ से 2-4 आम गिरने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। लोगों ने उसके बाद शांतिपूर्ण जो है एक तो चेन बना के सड़क पे प्रदर्शन किया, सैकड़ों किलोमीटर लंबा चेन बनाया, मानव श्रृंखला। उसको उन्होंने कहा कि ये मक्खियों का श्रृंखला है। तो ऐसे जो है आदमी का जो मानवीय मूल्य का जो अवमूल्यन करते आए हैं, इस बार भी किए हैं। जिन जिन लोगों ने जो अपना आंदोलन का घोषणा किया उसको लेकर उन्होंने कई उपहासपूर्ण स्टेटमेंट दिए। तो लोगों के प्रति है कि ये आदमी जो है जिम्मेवार नहीं है और ये आदमी जो है ठीक से भावनाओं को नहीं समझता है और यह असंवेदनशील व्यक्ति है। तो उसका गुस्सा भी है। There is, though, a very serious concern over the nature of these protests that we are witnessing in various countries in the Indian neighborhood, which is that a lot of them are violent. They're, of course, mass-based, but a lot of them are turning violent against those who occupy seats of power. So we saw this in Pakistan, you know, people's houses, ministers' houses, others, ministers themselves, or those in party or of power, etc., were targeted. We've seen this in Sri Lanka when the economic crisis had worsened. And then, of course, in Bangladesh as well, we had seen Sheikh Hasina's house being raided by so-called protesters. The nature and the manner of protests is coming under question. And Ritesh ji, आपको भी लगता है कि किसी भी प्रोटेस्ट को अपनी एक वैलिडिटी बनाए रखने के लिए और एक मॉरल हाई ग्राउंड बनाए रखने के लिए नॉन वायलेंट होना जरूरी है, और ये रास्ता बहुत जरूरी है यहाँ पे प्रोटेस्टर्स के लिए नेपाल में भी? जी बिल्कुल, इससे सहमत होना ही पड़ेगा, क्योंकि आप जब शांतिपूर्ण ढंग से अपने बातों को रखते हैं तो आपके पास एक तो नैतिक बल होता है, लेकिन जब आप वायलेंट हो जाते हैं तो वहां पे नैतिक बल समाप्त हो जाती है। लेकिन बात यह है कि इस बार जो लोग आंदोलन के लिए सड़क पे उतरे हैं वो लोग ट्रेंड राजनीतिक दल नहीं है।
वे लोग किसी प्रशिक्षित कार्यकर्ता को सड़क पे नहीं उतारे हैं, न ही उनका संगठन है। ये बट तो उसका मतलब ये नहीं है कि आप वायलेंस कर सकते हैं ना, चाहे पार्टी के हैं या नहीं है। यही चीज तो मैं बोल रही हूँ, हर जगह जो ये सारे प्रोटेस्ट हुए हैं वहां पे सब कॉमन मासेस का ही प्रोटेस्ट कहे गए हैं, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि आप वायलेंट हो जाएंगे या किसी को अटैक करेंगे, पब्लिक प्राइवेट प्रॉपर्टी। गुस्सा मैं मानती हूँ, बट द लेजिटिमेसी ऑफ द प्रोटेस्ट दैट यू आर टॉकिंग अबाउट गोज डाउन इफ यू सी वाइड स्प्रेड वायलेंस लाइक दिस। नहीं तो ये क्या है कि जब आप जो आंदोलन का स्वरूप शुरू में रहा कल, तो शुरू में विद्यार्थियों ने क्या किया, इससे शुरू किया जाए तो बात समझ में आएगी। शुरू में उन्होंने नाच गान किया, गाना गा रहे थे, ताली बजा रहे थे, और एक तो आंदोलन को शांतिपूर्ण ढंग से कैसे ले जा सकता सारा काम वो लोग कर रहे थे। उसके बाद पार्लियामेंट के आगे जाके उन्होंने प्रदर्शन शुरू किया और गेट के ऊपर 2-4 लोग चढ़े गए। उसके बाद सत्ता में रहे लोगों ने उसके बाद बल प्रयोग शुरू कर दिया। जैसे ही बल प्रयोग शुरू हुआ तो उसका रिएक्शन हुआ। तो आंदोलनकारियों का जो आपको दिख रहा है कि उन्होंने पब्लिक प्रॉपर्टी को क्षति किया या फिर कुछ दिख रहा होगा, तो वह जो है रिएक्शन में हुआ है। ये नहीं कि पहले उन्होंने शुरू किया है, यह राज्य की तरफ से हुआ है। और राज्य जो है ट्रेंड है, उसका लॉ है, उसका एक तो सिस्टम है और विधि से उसको चलना है। लेकिन क्राउड के पास तो कोई विधि नहीं है, विधान नहीं है, उसको तो आपको ही गाइड करना है। आपके देश की जनता है, तो आंदोलनकारियों की सुरक्षा की जिम्मेदारी भी राज्य की ही बनती है। तो और ये जो प्रोटेस्ट है, इसको कहा जा रहा है कि ये जेनजी प्रोटेस्ट है, कि यूथ और युवा जो है वो इस प्रोटेस्ट में आगे बढ़कर आए हैं। क्या आपको क्या लगता है कि ये जेनजी प्रोटेस्ट है, यूथ लेड प्रोटेस्ट है, या ये अब कॉमन मासेस का प्रोटेस्ट हो गया है? कहाँ से शुरू हुआ, कहाँ पहुंच गया है? नहीं, हम यदि बात करें तो कल जिस तरह से आंदोलन शुरू हुआ, विशुद्ध रूप से प्योरली जेनजी प्रोटेस्ट था। उसमें नवयुवा लोग ही उसका नेतृत्व कर रहे थे, वही लोग डिजाइन कर रहे थे, वही लोग मास को हैंडल कर रहे थे, वही सहभागी थे, वही सब कुछ थे। लेकिन जैसे ही लोगों का मरना शुरू हुआ है, जब 19 लाशें गिर चुकी, राजधानी की सड़क जब लाशों से बिछ गया, आज एक भी अस्पताल ऐसा नहीं जिसमें घायल लोग नहीं है, सैकड़ों लोग घायल हो चुके हैं। जी। जो है अब यह मास प्रोटेस्ट बन चुका है। और माफ कीजिएगा, एक उस अवस्था में एक बिल्कुल, एक सवाल मैं बहुत जल्दी आपसे पूछना चाहती हूँ, हमारे पास और भी अपडेट्स आ रहे हैं। ये आपको कोई खबर मिल रही है कि सरकार या प्राइम मिनिस्टर का कुछ रेजिग्नेशन आने वाला है, उनके ऊपर ये दबाव है? देखिए, अभी तक आधिकारिक बात करें तो कल शाम तक जो है यहाँ का संचार मंत्री का जो प्रेस नोट उन्होंने जारी किया, मंत्री परिषद की बैठक के बाद, कैबिनेट की बैठक के बाद जो उन्होंने जारी किया, उन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि प्रधानमंत्री राजीनामा नहीं देने जा रहे हैं। इस बीच में कुछ डेवलपमेंट हुआ तो सामने आएगा, अभी नहीं दिख रहा है। जी, हमारे साथ बने रहिए रितेश जी। वी हैव सम मोर अपडेट्स कमिंग इन। सोर्सेज क्लोज टू प्राइम मिनिस्टर, Nepalese Prime Minister Oli